जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी हर डायरी भाग 2। अब तक आपने सुना प्रारब्ध को 12 साल पहले लखनऊ छोड़कर जाना पड़ता है। उसका दर्द असहनीय था। वो फिर से लखनऊ लौटता है, उसी घर का मालिक बनकर जिससे उसे निकाल दिया गया था। उस घर के बाहर उसे एक डायरी मिलती है जो एक लड़की की थी, पर जब वो उसे पढ़ने लगता है तो उस लड़की को साक्षात दिखने लगता है। वो लड़की उसे मंत्रमुग्ध कर देती है, पर अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो खुद को वापस अपनी कुर्सी पर पाता है। अब आगे की कहानी। हैरानी में उसने डायरी को ध्यान से देखा। कुछ पल पहले जो उसने महसूस किया वो बिल्कुल सच सा लगा। मौसम की खुशबू, हवा की सरसराहट, धूप की गर्माहट और उस लड़की की मौजूदगी। भला वो ख्वाब कैसे हो गया? उसने अपने आसपास देखा। वो अभी भी कुर्सी पर बैठा था, हालांकि उसका दिल उसको मजबूर कर रहा था उस डायरी को वापस पढ़ने को, सुनैना की बातों में घुल जाने को। वो क्या महसूस करती है उसमें बह जाने को। प्रारब्ध ने डायरी का अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया। रात बहुत मजा आया। गुड्डी और मैंने ढेर सारी बातें की। ठंड कुछ ज्यादा ही थी। कोहरा तो इतना था कि हमारे स्वेटर पर ओस की बूंदें जम गई थीं। हमने उस आम के पेड़ की बातें भी की जिस पर भूत का बसेरा है। गुड्डी तो डर के मारे चिपक कर बैठी थी। खबर आई थी मुंशी चाचा का लड़का जब बीती रात वहां से आ रहा था तो उस पर भूत चढ़ गया। वो अजीब हरकतें करने लगा जब घर पहुंचा। मुझे उस पेड़ से दूर रहना ही पसंद है। हाँ, मुंशी चाचा की बात जब छिड़ी तो उनकी पड़ोसी की बात जरूर आई। भला दीपक को हम दोनों कैसे छोड़ देते? इस इलाके का सबसे खूबसूरत लड़का है वो। तहजीब भी ऐसी कि हर कोई उसका मुरीद बन जाए। मां को बोलती हूं अगर दीपक जैसा लड़का मिल गया तो शादी कर लूंगी, वरना इसी घर में डेरा जमा लूंगी हमेशा के लिए। दूसरे पन्ने को पढ़ते पढ़ते भी प्रारब्ध खो सा गया। उसको लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने चल रहा है। दूसरे पन्ने के नीचे भी वैसा ही गुलाब का पत्ता चिपका था। पन्ने को पलटने के लिए जैसे ही प्रारब्ध ने गुलाब के पत्ते को छुआ, फिर से उसने खुद को उसी घर के एक कमरे के बाहर पाया। सुनैना सामने कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके दोनों पांव टेबल पर थे और उनमें बंधी पायल उनसे झूल रही थी। रुक रुक कर सामने पड़ी प्लेट से वो रेवड़ी उठाती और गप से खा जाती। कोई गाना भी वो गुनगुना रही थी। प्रारब्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुनैना का अब उसके इतने करीब होना खास लग रहा था। तो क्या उसे पहली नजर का प्यार हो गया था? पर वो तो अब उसे धीरे धीरे जानने भी लगा है। आज सुनैना ने एक पीले रंग का स्वेटर पहना था, हाथ में ऊनी दस्ताना भी था। अचानक वो मुड़ी, जैसे उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी आंखों को पहली बार इतने करीब से देखा था प्रारब्ध ने। वो बस वहीं जमा निहारता रहा उन डूब जाने वाली आंखों को। अरे आप कौन है? यहां कैसे आए? सुनैना झट से वापस मुड़ी और अपनी चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। फिर से सब कुछ धुंधला हो गया और प्रारब्ध वापस अपनी जगह पर था। हो क्या रहा है ये? गुलाब के पत्ते को छूते ही मैं उस लड़की के पास पहुंच जाता हूं। अब कुछ भी समझ पाना प्रारब्ध के लिए मुश्किल था, पर एक बात तय थी, वो जिस लड़की को देख रहा है उसके दीदार को तरसने लगा था। वो उस लड़की से एक बार बात करना चाहता था। उसके साथ वो भी मौसम के रंग को महसूस करना चाहता था। उससे पूछना चाहता था, क्या सच में वो ऐसी है? तभी उसका ध्यान अनिब ने अपनी ओर खींच लिया। अरे तैयार नहीं हुए, निकलना है इवेंट में, जल्दी करो यार, विल बी लेट। प्रारब्ध को याद आया उसे तो एक इवेंट में जाना है। रात के 9 बजते बजते प्रारब्ध इवेंट से वापस घर आया। क्या हुआ, आज खोए से लग रहे हो?
सब ठीक है? अंजलि का कॉल भी आया था, तुमने जवाब नहीं दिया। अंजलि प्रारब्ध की सबसे खास दोस्त थी। तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। प्रारब्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे बताओ तो सही, अनिम ने पूछा। मैंने एक लड़की देखी, उसे देखकर ऐसा लगा मानो मैं उसके लिए ही बना हूं। उसकी हर अदा मुझे उसको और जानने पर मजबूर करती जा रही है। उसकी खूबसूरत आंखें मैं भुला ही नहीं पा रहा। अरे तो फिर बात करो, तुमसे मिलने को तो सारी दुनिया बेकरार है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। मैं उसे बस कुछ पल के लिए ही देख पाता हूं, उसके बाद वो नहीं दिखती। प्रारब्ध मायूस हो गया। अरे क्या मतलब नहीं दिखती? चलो उसके घर ही चलते हैं। अनिप पूरा तैयार था। मैंने उसकी डायरी पढ़ी और जब भी उसके पन्नों पर लगे गुलाब के पत्ते को छूता हूं उसके करीब पहुंच जाता हूं। जब से उसे देखा है बस मन करता है उसके पास ही बैठा रहूं, उसको देखता रहूं। होल्ड होल्ड, समझा नहीं? लड़की रहती कहां है और फिर गुलाब के पत्ते? समझ नहीं आ रहा। अनिप परेशान हो गया। प्रारब्ध ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात अनिप को बताई। ओके, आई थिंक तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें आराम की जरूरत है, या फिर नींद में सपना देख रहे हो भाई। जादुई डायरी तुम्हें कहीं और ले जा रही है क्या है यार? अनिप यकीन करने को तैयार ही न था, पर जब अंदर जा प्रारब्ध ने उसे डायरी दिखाई तो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। तो तुम इस डायरी वाली लड़की को देख सकते हो? हाँ बिल्कुल। पर ये पॉसिबल कैसे है भाई? तुम नींद में होगे जब देखा होगा उस लड़की को। फिलहाल आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। किसी तरह अनिम ने प्रारब्ध को बेडरूम में ले जा अलविदा कहा। पर प्रारब्ध, वो तो डायरी पढ़ना चाहता था। मन से हारा प्रारब्ध तुरंत खिड़की के पास लगी कुर्सी पर जा बैठा और उसने फिर से डायरी पढ़नी शुरू की। इस बार जब वो गुलाब के पत्ते को छूकर सुनैना के दीदार को पहुंचा तो पाया वो भी प्रारब्ध के इंतजार में बैठी है। शाम का सूरज लाल टमाटर की तरह आसमान में लालिमा बिखेर रहा था। शहर फिर से कोहरे की चादर ओढ़ने को तैयार था। भीनी खुशबू सांसों में हल्के से घुलकर सर्द हवा का पैगाम मन तक पहुंचा रही थी। सुनैना एक टक प्रारब्ध को देख रही थी। पहले तो प्रारब्ध को यकीन ही नहीं हुआ। तुम पहले अचानक से कहां चले गए थे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम घर के अंदर आते कैसे हो? कौन हो तुम? सुनैना के शब्द पहली बार प्रारब्ध के कानों तक पहुंचे थे। उसकी मिठास में डूब सा गया वो। चाहता था वो बस बोलती रहे और वो सुनता रहे। अरे बताओ। जब सुनैना मानी नहीं तो प्रारब्ध बोला, मुझे तुम्हारी डायरी मिली मेरे घर के बाहर एक झोपड़े में। जब भी उसको पढ़ता हूं तुम तक पहुंच जाता हूं। तुम्हारी हर बात, फीलिंग्स, हैबिट्स, सब कुछ जानता हूं मैं। सुनैना को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, पर जब उसने वो बातें सुनी जो सिर्फ उसे ही पता थी तो वो भी हैरत में पड़ गई। उन दोनों ने उस दिन एक दूसरे को पहली बार इतने करीब से देखा था। सुनैना साफ देख सकती थी प्रारब्ध की आंखों में कि वो कितनी बेचैनी समेटे बैठा है। शायद वो उसको चाहने लगा है। सुनैना को भी प्रारब्ध बुरा नहीं लगा था। जैसे जैसे उन दोनों का मिलना होता बातों का सिलसिला बढ़ता जाता, या यूं कहें दोनों की करीबियां बढ़ती जाती। अब प्रारब्ध को उससे ज्यादा सुनैना उसे जानती थी। धीरे धीरे जैसे डायरी की कहानी आगे बढ़ती, सुनैना के लिए प्रारब्ध का प्यार भी बढ़ता गया। सुनैना भी अब प्रारब्ध के लिए वही एहसास महसूस करने लगी जो प्रारब्ध उसके लिए करता था। पर इस रहस्य की गुत्थी दोनों ही नहीं समझ पाए थे कि आखिर उनका मिलना क्षण भर के लिए ही क्यों होता है। क्यों गुलाब के पत्ते को छूने पर ही वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। डायरी के पन्ने अब खत्म होने को थे। प्रारब्ध सुनैना को इस कदर चाहने लगा था कि उसके बिना जिंदगी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता था। सुनैना आज छत की चार दीवारी पर बैठी गर्म चाय के प्याले को हाथों में थामे वहां हर ओर फैली खूबसूरती को आंखों में समेटने में व्यस्त थी। जैसे उसने प्रारब्ध को देखा वो भागकर उससे लिपट गई।
वो भी अब समझ गई थी इंतजार कितना पीड़ादायक होता है। प्रारब्ध ने भी उसे गले से लगा लिया। तुम्हारी डायरी अब खत्म होने को है, कैसे मिलूंगा तुमसे? तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगा? मुझे नहीं पता था तुमसे मिलने के बाद मैं खुद का अस्तित्व ही भूल जाऊंगा। प्रारब्ध की आंखों से आंसू टपक पड़े। सुनैना की आंखें भी नम थी। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर प्रारब्ध से ना मिल पाने का डर उस पर इस कदर हावी था कि गले से आवाज ही न निकली। वो दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। प्रारब्ध ने सुनैना की उंगलियों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अब सिर्फ एक ही पन्ना बचा है, क्या अब हम एक ही बार मिल पाएंगे? दर्द प्रारब्ध के शब्दों में छलक रहा था। क्या क्या कोई तरीका नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहां हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ? सुनैना की बड़ी आंखें प्रारब्ध को ताक रही थीं। तभी प्रारब्ध वापस लौट आया। नहीं, अरे आज तो मुझे उससे बातें करनी थी। इतना कम समय ही क्यों मिलता है? कुछ तो जरूर होगा जो मैं मिस कर रहा हूं। प्रारब्ध अफरा तफरी में उस झोपड़े में वापस गया, पर उसके हाथ कुछ न लगा। फिर उसे याद आया, वो जब भी उस डायरी में लगे गुलाब के पत्ते को छूता है, सुनैना से मिलता है। अगर वो उसे छूते ही डायरी से निकाल ले तो गुलाब के पत्ते समेत सुनैना के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पत्ता उसके पास होगा तो वापस भी नहीं जाएगा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार था। अनिप को उसने पूरी जानकारी दे दी। प्रारब्ध जानता था वो अब कभी नहीं लौटेगा। उसने आखिरी पन्ना पढ़ा और पत्ते को छूते ही हाथों में भींच लिया। सुनैना और प्रारब्ध फिर से एक दूसरे के सामने थे। कुछ पल ठहर सुनैना उसे जी भर कर देख लेना चाहती थी। प्रारब्ध भी बिना बोले उसकी आंखों में झांकता रहा। वो दोनों अब हमेशा के लिए एक दूसरे के बन चुके थे। कब नहीं जाओगे तुम? मेरे पास ही रहोगे ना? सुनैना ने पूछा। देखो, इस पत्ते को साथ ले आया, अब मैं यहीं रुक सकता हूं। मां को बताया मैंने, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। हर कोई कह रहा था मैं पागल हो गई हूं। तुम बस मेरी एक कल्पना हो। कितना कहा मैंने, अब शायद सबको मुझ पर यकीन होगा। जानते हो कितना डरी हुई थी मैं, सांसें भी रुक रही थी। तुमसे ना मिलने का डर इस कदर हावी था कि हाथ भी कांप रहे थे। सुनैना अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक प्रारब्ध की आंखें धुंधली हो गई। जब उसने होश संभाला तो वापस अपने घर में था। उसका दाव काम ना आया और डायरी का कोई पन्ना बचा भी न था। उसे जैसे ही एहसास हुआ वो बिलक बिलक कर रोने लगा। उसका प्यार अब उस तक कभी लौट कर नहीं आने वाला था। उसने अगले 2 दिनों तक हर मुमकिन कोशिश की, पर कुछ भी काम ना आया। अनिम ने किसी तरह उसे समझाया। कुछ 15 दिन इसी तरह निकल गए और प्रारब्ध अब पूरी तरह हार चला था। अनिप के कहने पर वो मुंबई वापस जाने को तैयार हो गया। प्रारब्ध ने प्लेन की जगह ट्रेन से जाने का निर्णय लिया। वो उसी स्टेशन पर खड़ा फिर से वही दर्द महसूस कर रहा था जो उसने बचपन में किया था। रह रहकर आंसू उसकी आंखों से बाहर आ जाते। अब वो इस शहर के साथ साथ अपना प्यार भी पीछे छोड़कर जाने वाला था। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। सर, आपके जूते पॉलिश कर दूं? धूल जम गई है इन पर। प्रारब्ध ने आवाज की ओर देखा तो पाया एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। हल्की सी मुस्कान लिए वो प्रारब्ध को देख रहा था। दूर हटो। रुभम ने उस व्यक्ति को धकेलने की कोशिश की। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुको। प्रारब्ध ने हाथ बढ़ा रुभम को रोका। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे इसी स्टेशन पर खाना खिलाया था? मतलब हम दोनों बहुत छोटे थे। मैं यहीं एक बेंच पर बैठा रो रहा था। वो वहां तुम्हारी दुकान होती थी। प्रारब्ध उस व्यक्ति को पहचान गया। याद नहीं सर। हां, पर मेरी दुकान तो वहां थी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो दोस्त। तुम मेरे साथ मुंबई चलो, मेरी टीम में काम करना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना।
तुम्हें जूते पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे नहीं सर, मुझे यही पसंद है, फिर आते जाते लोगों की मदद भी हो जाती है। फिर देखिए, आपको भी याद हूं। उस व्यक्ति की सादगी ने प्रारब्ध को मूक कर दिया। वैसे आंखों में दर्द लिए आज भी यहां से जा रहे हैं? यह शहर आपको रुलाकर ही भेजता है। पॉलिश वाला व्यक्ति बात करते वक्त प्रारब्ध के करीब आ गया। प्यार भी इसी शहर ने दिया और दर्द भी। किस्मत ही ऐसी है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रारब्ध ने पूछा। नाम? अरे पॉलिश वाला बोलिए, यही काफी है। जूतों के साथ कभी जिंदगी को भी चमका देता हूं। वैसे आपकी सीट फर्स्ट क्लास में होगी, है ना? हाँ। मत बैठिएगा, सेकंड एसी में इस सीट पर बैठिएगा, याद रखेंगे मुझे। पॉलिश वाले ने एक पर्ची प्रारब्ध के हाथ में थमा दी। ट्रेन आई और प्रारब्ध की आंखें सिर्फ उस व्यक्ति पर टिकी थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे प्रारब्ध को जानता हो। फर्स्ट क्लास में प्रारब्ध आकर बैठ तो गया, पर रह रहकर उसका मन उसे एक बार सेकंड एसी में जाने को कहता। क्यों उस पॉलिश वाले ने ऐसा कहा? जब रहा ही नहीं गया तो पर्ची पर लिखे डब्बे में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो पाया एक लड़की खिड़की के किनारे बैठी बाहर को ताक रही है। उसकी आंखें भी बरस रही थीं। प्रारब्ध जिससे मिलने का ख्वाब छोड़ चुका था, वो उसके सामने बैठी थी। पूरी दुनिया भूल वो उसी सीट पर बैठ गया, देखने लगा उसे जिसके दीदार को तरस गया था। कहते हैं हम सबका एक गार्डियन एंजल होता है जो हमारा ध्यान रखता है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं वो हमारे सामने आता है। अब वो भगवान का रूप होता है या कोई असाधारण शक्ति, ये कोई नहीं जानता। तो क्या वो पॉलिश वाला प्रारब्ध का गार्डियन एंजल था? क्या उसकी जिंदगी को रुख देने वाला वही था? इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।